नमस्ते दोस्तों। आज के इस एक्सप्लेनर में हम एक बहुत ही जबरदस्त सफर पर चलने वाले हैं। सोचिए, एक मशीन का फिजिकल हार्डवेयर जिसमें सिर्फ वायर्स और चिप्स हैं, वो कोडिंग के इतने कॉम्प्लेक्स एब्स्ट्रैक्ट लॉजिक को आखिर कैसे समझता है। इसे बिल्कुल आसानी से समझने के लिए ना हम एक आम ऑफिस का उदाहरण लेंगे। तो चलिए देखते हैं कि मेटल और वायर का एक सिंपल सा डब्बा हमारे इंस्ट्रक्शंस को आखिर प्रोसेस कैसे करता है। लेकिन शुरू करने से पहले सबसे बड़ा सवाल यही आता है कि एक कंप्यूटर आखिर हमें समझता कैसे है। क्योंकि देखिए, इंसान एक बिल्कुल अलग भाषा बोलता है और मशीन को सिर्फ करंट का आना और जाना समझ आता है, यानी सिर्फ 0 और 1। तो इन दोनों के बीच ये जो इतना बड़ा ट्रांसलेशन का प्रोसेस है, ये होता कैसे है? इस पूरे ट्रांसलेशन को समझने के लिए आज हम इन 5 अहम पड़ावों से गुजरेंगे। 1. मेमोरी और सीपीयू। 2. ऑपरेटिंग सिस्टम। 3. ट्रांसलेटर्स टू मशीन कोड। 4. लिंकर्स और लोडर्स। और आखिर में 5. एल्गोरिदम्स और फ्लोचार्ट्स। तो चलिए बिना देरी किए पहले पड़ाव की तरफ बढ़ते हैं, मेमोरी और सीपीयू। अगर हम कंप्यूटर को एक ऑफिस मान लें, तो ये फिजिकल हार्डवेयर लेयर उस ऑफिस का वो मेन वर्क स्पेस है जहां असली मेहनत वाला काम होता है। कंप्यूटर की मेमोरी को नापने का तरीका बहुत ही सिस्टमैटिक होता है। शुरुआत होती है एक बिल्कुल छोटे से बाइनरी बिट से, जो या तो 0 हो सकता है या 1, और सोचिए ये बढ़ते बढ़ते मैसिव पेटाबाइट्स तक चला जाता है। 8 बिट्स मिलकर एक बाइट बनाते हैं, और क्योंकि कंप्यूटर बाइनरी सिस्टम पे चलता है, यानी बेस 2 पे, इसलिए आगे की सारी कैलकुलेशंस 1000 के बजाय 1024 के मल्टीपल्स में होती हैं। ये ठीक वैसा ही है जैसे ऑफिस में छोटे पेपर्स को पहले फाइल्स में रखते हैं और फिर उन फाइल्स को बड़े कैबिनेट्स में जमा करते हैं। यहीं पर प्राइमरी और सेकेंडरी मेमोरी का अंतर समझना बहुत जरूरी हो जाता है। प्राइमरी मेमोरी, जैसे कि हमारा रैम, उस ऑफिस की एक्टिव डेस्क की तरह है जहां अभी इस वक्त काम चल रहा है। पर याद रखिए, जैसे ही पावर ऑफ होती है, ये डेस्क पूरी तरह साफ हो जाती है। वही दूसरी तरफ सेकेंडरी मेमोरी, जैसे हार्ड डिस्क या आजकल की एसएसडीज, ये उन परमानेंट फाइलिंग कैबिनेट्स की तरह होती हैं जहां आपका डेटा लंबे समय तक पूरी तरह सुरक्षित रहता है। लेकिन सोचिए, इस डेस्क पर बैठकर असल में काम कौन कर रहा है? वो है सीपीयू, यानी सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट, जो हमारे ऑफिस का सबसे एक्टिव और मेहनती वर्कर है। इसके 3 बहुत खास हिस्से होते हैं। पहला, अरिथमेटिक लॉजिक यूनिट, जो सारे मैथ और लॉजिक का काम देखता है। दूसरा, कंट्रोल यूनिट, जो इंस्ट्रक्शंस और डेटा के फ्लो को मैनेज करता है। और तीसरा, मेमोरी यूनिट, जो काम के दौरान आने वाले नतीजों को टेम्पररीली स्टोर करती है। आगे बढ़ते हैं अपने दूसरे पड़ाव पर, द ऑपरेटिंग सिस्टम। अब हार्डवेयर और वर्कस्पेस तो बिल्कुल तैयार है, लेकिन इन वर्कर्स को डायरेक्शंस कौन देगा? यही एंट्री होती है ऑपरेटिंग सिस्टम की। असल में ओएस उस ऑफिस का अल्टीमेट मैनेजर है। ये एक ऐसा बेहतरीन इंटरफेस है जो मेक श्योर करता है कि हम इंसान, हमारे सॉफ्टवेयर एप्लीकेशंस और कंप्यूटर का फिजिकल हार्डवेयर, ये तीनों आपस में बिना किसी प्रॉब्लम के बात कर सकें। सच कहूं तो इसके बिना हमारी मशीन एक कदम भी आगे नहीं बढ़ सकती। आप खुद सोचिए, इस मैनेजर की जिम्मेदारियां कितनी बड़ी होती होंगी। सिस्टम की प्रोसेस और मेमोरी को ठीक से एलोकेट करने से लेकर हर एक फाइल और सिस्टम की सिक्योरिटी तक का ध्यान रखना इसी का तो काम है। एग्जाम्पल के तौर पर, जब भी हम सिस्टम को स्टार्ट करते हैं ना, तो ओएस एक बिल्कुल सतर्क मैनेजर की तरह सबसे पहले चेक करता है कि भाई सारे कीबोर्ड, माउस और डिस्प्ले ठीक से कनेक्ट हुए हैं या नहीं। अब आते हैं हमारे तीसरे पड़ाव पर, ट्रांसलेटर्स टू मशीन कोड। हमारा मैनेजर हार्डवेयर तक बात पहुंचा तो रहा है, लेकिन भाषा का गैप अभी भी वही है। इंसान की लिखी हुई प्रोग्रामिंग लैंग्वेज को आखिर हार्डवेयर की भाषा में बदला कैसे जाता है? यहाँ सबसे पहले मिलते हैं असेंबलर से। ये एक खास तरह का ट्रांसलेटर है जिसका काम बहुत सीधा और सिंपल है। असेंबली लेवल लैंग्वेज में लिखे गए कोड को लेना और उसे सीधा 0 और 1 की उस भाषा में कन्वर्ट कर देना जिसे हार्डवेयर आसानी से प्रोसेस कर सके। यहाँ 2 और बहुत ही इंपॉर्टेंट ट्रांसलेटर्स आते हैं, कंपाइलर और इंटरप्रेटर। और इन दोनों का अंतर काफ़ी इंटरेस्टिंग है। कंपाइलर क्या करता है कि पूरे के पूरे कोड को एक ही बार में पढ़ता है और इंस्टेंटली ट्रांसलेट कर देता है, बिल्कुल वैसे ही जैसे किसी पूरी किताब को एक ही झटके में किसी दूसरी भाषा में ट्रांसलेट कर दिया जाए। जबकि इंटरप्रेटर उसी कोड को आराम से लाइन बाय लाइन एग्जीक्यूट करता है। अब देखिए, कंपाइलर फास्ट जरूर होता है, पर इंटरप्रेटर में एक फ़ायदा है, इसमें गलतियां या एरर्स ढूंढना काफ़ी ज़्यादा आसान हो जाता है। चलिए अब देखते हैं अपना चौथा पड़ाव,
लिंकर्स और लोडर्स। अब देखिए, कोड ट्रांसलेट तो हो गया, लेकिन मशीन पर असल में रन होने से पहले इस सॉफ्टवेयर असेंबली लाइन के 2 और आखिरी कदम बाकी हैं। होता क्या है कि एक बड़ा प्रोग्राम अक्सर कई छोटे-छोटे हिस्सों में बंटता है। लिंकर का काम इन्हें अलग-अलग ऑब्जेक्ट फाइल्स को जोड़कर एक सिंगल एग्जीक्यूटेबल फाइल बनाना है, यानी सबको एक साथ लिंक कर देना। और जब एक बार फाइल तैयार हो जाती है, तो बारी आती है लोडर की। लोडर इस तैयार फाइल को उठाकर हमारी एक्टिव डेस्क पर रख देता है, यानी उसे रैम में लोड करता है ताकि सीपीयू उस पर तुरंत अपना काम शुरू कर सके। और अब हम पहुंच गए हैं अपने आखिरी और 5वें पड़ाव पर, एल्गोरिदम्स और फ्लो चार्ट्स। सिस्टम इंस्ट्रक्शंस को कैसे प्रोसेस करता है, ये तो हमने काफी अच्छे से समझ लिया। लेकिन भाई, सिस्टम को क्या करना है, उस प्रॉब्लम का लॉजिक आखिर तय कैसे होता है? यहाँ काम आता है एल्गोरिदम, जो कि एक फाउंडेशनल ब्लूप्रिंट की तरह है। मजेदार बात यह है कि इसका किसी प्रोग्रामिंग लैंग्वेज से कोई सीधा लेना देना नहीं है। ये सिंपली किसी प्रॉब्लम को सॉल्व करने का एक क्लियर स्टेप बाय स्टेप तरीका है। इसमें स्टेप्स लिमिटेड होते हैं, रूल्स बिल्कुल क्रिस्टल क्लियर होते हैं और हमेशा एक निश्चित इनपुट और आउटपुट होता है। इसे ना एक बहुत ही बेसिक एग्जाम्पल से समझते हैं। मान लीजिए 2 नंबर्स को जोड़ने का प्रोसेस बनाना है। पहले हम प्रोसेस स्टार्ट करेंगे, फिर ए और बी 2 अलग इनपुट्स लेंगे, दोनों को जोड़कर एक रिजल्ट निकालेंगे, उस रिजल्ट को स्क्रीन पर प्रिंट करेंगे और आखिर में प्रोसेस को वहीं रोक देंगे। ये जो क्लियर और सिंपल लॉजिक बनाया ना हमने, यही मशीन को एग्जैक्ट इंस्ट्रक्शंस देने का बेस बनता है। और जब हम इसी एल्गोरिदम को एक विजुअल रूप देना चाहते हैं, तो हम फ्लो चार्ट्स का इस्तेमाल करते हैं। इसमें अलग अलग आकार के बॉक्सेस का अपना एक अलग मतलब होता है। जैसे ओवल शेप्स हमें स्टार्ट और स्टॉप पॉइंट्स बताते हैं, और पैरेललोग्राम्स इनपुट और आउटपुट दिखाते हैं। पर सबसे दिलचस्प होते हैं ये डायमंड शेप्स। इनका इस्तेमाल लॉजिकल डिसीजंस लेने के लिए होता है। जैसे अगर हमें ये चेक करना हो कि 2 नंबर्स में सबसे बड़ा कौन सा है, तो ये डायमंड शेप हमें कंडीशंस चेक करने की पावर देता है। अब फ्लो चार्ट और एक्चुअल कोडिंग के ठीक बीच में एक और जबरदस्त चीज आती है, जिसे हम सूडो कोड कहते हैं। ये इंसानी भाषा और कोड के स्ट्रिक्ट स्ट्रक्चर का एक बेहतरीन मिक्स है। इसका सबसे बड़ा फायदा यह है कि प्रोग्रामर्स को आज़ादी मिलती है कि वो स्ट्रिक्ट सिंटैक्स या सेमीकोलन की चिंता किए बिना ही अपने लॉजिक को रफ फॉर्मेट में लिख सकें और टेस्ट कर सकें। एक तरह से ये एक परफेक्ट ब्रिज का काम करता है। किसी ने क्या खूब कहा है कि हार्डवेयर बिना एल्गोरिथम के सिर्फ एक मेटल का डब्बा है, और एल्गोरिथम बिना हार्डवेयर के सिर्फ एक हवाई विचार। ये बहुत ही खूबसूरत लाइन उस पूरी सिनर्जी को दर्शाती है जो एक फिजिकल मशीन और एब्स्ट्रैक्ट मैथमेटिकल लॉजिक के बीच बनती है। एक के बिना दूसरा किसी काम का नहीं है। तो दोस्तों, आज हमने सीपीयू के बिल्कुल फिजिकल हार्डवेयर से शुरुआत करके ओएस के मैनेजमेंट और कोड के लॉजिक तक एक लंबा सफर तय किया। अब हमारे पास ये इतना इनक्रेडिबल आर्किटेक्चर बिल्कुल रेडी है। लेकिन सवाल ये है कि इस पावर का इस्तेमाल करके दुनिया का अगला बड़ा प्रॉब्लम सॉल्व करने वाला एल्गोरिदम कहाँ से आएगा? क्या वो आपसे आएगा? ये विचार करने के लिए हम इस डीप डाइव को यहीं रोकते हैं। आज के इस एक्सप्लेनर में मेरे साथ जुड़ने के लिए आप सभी का बहुत बहुत शुक्रिया।